गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, अभी स्कूल कॉलेज ओपन नहीं हुए हैं, तब तक हम घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना स्टडी जारी रखें आपके अपने चैनल टारगेट ऑफ एजुकेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Students, UP Board Class 12th, Prose Chapter 1st. The name of the lesson is A Girl with a Basket, टोकरी वाली एक लड़की। रिटेन बाय विलियम सी डगलस, ये विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है। चलिए जानते हैं ऑथर के बारे में। अबाउट द ऑथर, विलियम सी डगलस, a judge of the Supreme Court of United States of America, visited India in 1950. विलियम सी डगलस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जो 1950 में भारत का दौरा किया था, यानी भारत में भ्रमण करने आए थे। वे अपनी यात्रा के दौरान नई दिल्ली से हिमालय के एक हिल स्टेशन यानी रानीखेत के लिए चले थे और उसी समय वो भारत में जो के लोगों के बारे में जब देखे और जाने तो बहुत प्रसन्न हुए थे। वे यथार्थवादी श्रम के समर्थक थे। वे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से प्यार करते थे। उन्हें भारत की प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ तक मतलब वो मुग्ध हो गए थे। और अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। अ गर्ल विद अ बास्केट हैज बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस who came to India after the partition of the country in 1950. At that time, India was full of refugees who were driven away by the communal fanaticism of Pakistan. He had a unique experience at one of the railway stations. Many refugees children were selling small articles like baskets and fans. He was impressed with a little girl of 9 years. This essay is the recollection of his valuable experiences. A Girl with a Basket नामक लेखक विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है, जो कि देश के विभाजन के बाद 1950 में भारत भ्रमण के लिए आए थे। उसी समय इंडिया में बहुत सारे रिफ्यूजीज जो कि शरणार्थी लोग आए थे, जो कि पाकिस्तान की धार्मिक कट्टरता के कारण जो है उनको बाहर निकाल दिया गया था। और एक रेलवे स्टेशन का बहुत ही बड़ा उनका अनुभव हुआ। वो देखे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं छोटे छोटे आर्टिकल्स यानी छोटी छोटी वस्तुएं बेच रहे हैं, जैसे कि पंखे और टोकरियां बेच रहे थे। और वो 9 वर्ष के यानी कि 9 वर्ष की लड़की के व्यवहार से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। और यह इससे जो है उनके सभी महत्वपूर्ण इससे में से एक है। और लेखक अपने बारे में बताते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते चलते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। मैं दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas. मैं बरेली तक में रेलगाड़ी से और फिर कार से रानीखेत तक जा रहा था, जो बर्फ से ढके हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में 6,000 फीट ऊंचे पहाड़ी उठान पर स्थित पुरानी अंग्रेजी फौज की पहाड़ी छावनी थी। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन की गति धीमी थी। एंड इट स्टॉपेड एट ऑल द वे स्टेशन, और ट्रेन जो थी प्रत्येक स्टेशन पर रुकती चलती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म। मैं प्रत्येक स्टेशन पर रुकता था और मैं अपने कंपार्टमेंट के यानी बोगी के यानी कि डिब्बे के दरवाजे को खोलता था और प्लेटफॉर्म पर उतर करके घूम लिया करता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। और वह प्लेटफॉर्म जो था
बहुत ही प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी। जो प्लेटफॉर्म जो है लोगों से ठसाठस भरे थे। जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर उतरते थे वह प्लेटफॉर्म जो थे वे प्लेटफॉर्म ठस भरे रहते थे, जिनमें सिख, हिंदू, मुस्लिम, फौजी, व्यापारी, पुजारी, कूली, भिखारी, फेरी वाले थे। Almost everyone was barefoot and dressed in loose wild garments। और कह रहे हैं कि उसमें से अधिकांश लोग जो थे, यानी कि लगभग प्रत्येक, अधिकांश नहीं लगभग प्रत्येक नंगे पैर और ढीले ढाले सफेद कपड़े पहने हुए था। यानी कि उसमें से जो भी था उसमें लूज कपड़े पहने हुए थे, नंगे पैर थे। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English। मुझे कम से कम 3 लोगों से पहले पूछना पड़ा था, तब मुझे अंग्रेजी बोलने वाला एक व्यक्ति मिला था। यानी कि 3 व्यक्तियों से बात करने के बाद, पूछने के बाद उन्हें एक व्यक्ति मिला जो उनसे इंग्लिश में बात कर सकता था। We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced। उस दिन की खबरों पर आधारित दुनिया के मामलों और हर बड़े प्रकरण पर हमने बातें की। यानी जो व्यक्ति मिला था, जो इंग्लिश में बात करने वाला मिला था, उससे वो बहुत डीपली बात किए। In this way I was trying to get a feel of the pulse of the nations, checking opinion against official attitude and reports। और बताते हैं कि इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से जनता की विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों की नब्ज यानी भावना पहचानने की, टटोलने की चेष्टा कर रहा था और जानना चाहते हैं कि यहाँ लोगों के मन में क्या चल रहा है। The route lay through one of the richest of India's agricultural area। वह जो रास्ता था भारतवर्ष के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों से होकर के था। This was the plain of the upper Ganga river 1000 feet above sea level but tropical। यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था जो समुद्र के लेवल से यानी समुद्र के स्तर से 1000 फीट ऊंचा था। बट वो क्या था? टॉपिकल था, यानी कि उष्ण कटिबंधीय था। ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंधीय, और अर्थात वहां पर लंबे समय तक खूब गर्मी और खूब बरसात पड़ती थी। द गंगा was brown silt, swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice। भूरे रेत वाली गंगा बाढ़ से उफन रही थी और उसका उफान चावल की हजारों एकड़ की फसल को पानी से भरे हुए था। To the north were jungles, great expanses of grass higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras। उत्तर की ओर जंगल थे, आदमी की सिर से ऊंची घास का लगातार अति विशाल यानी बहुत ही विशाल विस्तार था, यानी फैलाव था, जो कहीं कहीं पर पेड़ों के झुंडों के अतिरिक्त, पेड़ों के झुंडों के अलावा कहीं से भी टूटा नहीं था, जो शेरों, हाथियों, अजगरों और काले नागों का यानी कोबराज का क्या था? घर था। Everywhere else there was flat land running to the horizon but dotted here and there by the sacred banyan trees or by rows of poker trees shaped like elms and having thick twisted trunks। क्या था वहां पर? जो भी था, काले नागों का घर था, जो कुछ भी था, इसके अलावा जो है सब जगह सपाट मैदान था जो क्षितिज तक फैला था। लेकिन कहीं कहीं पर इधर उधर पवित्र बरगद का वृक्ष या पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियां थीं
जिनका आकार एल्म के पेड़ की तरह था, जिनके तने जो थे मोटे थे और मुड़े हुए थे। तने जो थे क्या थे? मुड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और जो साउथ वेस्ट से जो थी, दक्षिण पश्चिम से गर्म और नम हवा जो थी अंदर चली जा रही थी। monkeys, some of them mothers with babies, clinging to them and riding underneath, swung off trees at the stations looking for food. वो बंदर, जिनमें से कुछ बंदरियां थी जो बच्चों को चिपकाए हुए थी, और वे बच्चे नीचे की ओर लटक रहे थे भोजन की खोज में, भोजन की तलाश में। पेड़ों से जो है स्टेशन पर कूद पड़े। पेड़ों से क्या किए? स्टेशन पर कूद पड़े। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काऊ डंग। और कह रहे जिन गांवों से हम गुजर रहे थे, यानी गुजरे, उनमें जो दीवारें थी पानी तथा गोबर से मिली हुई मिट्टी से लिपी हुई थी। यानी कि जो दीवारें थी वो गोबर और पानी मिट्टी से लिपी हुई थी। देयर पिक्ड roofs were thatched bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters। और बता रहे हैं कि उनकी ऊंची नुकीली जो ढलुआ जो छत थी, उस सीटों पर जो थी बांस के डंडों पर घास के पूले जो थे, घास जो थे कसकर बनाए हुए छप्पर थे, घास के छप्पर थे। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls। और उन दिन जो देखे थे कि दीवारों पे जो थे, यानी जो भद्दी दीवारें थी, उन भद्दी दीवारों पर उगी हुई कद्दू की बेलें, यानी कद्दू की लतर जो थी फूलों से लदी हुई थी, फूलों से लदी हुई थी। और उन पर उन मटमैली दीवारों पर जो थी लंबी पीली धारियां बना रही थी, यानी पीले पीले फूल जो थे जैसे लग रहे थे कि धारियां बनी हुई हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, वे शरणार्थी बालक थे, बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence। और वे जो शरणार्थी बच्चे थे कहाँ से आए थे? जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था तो लाखों लोगों ने अपने पुराने यानी ओल्ड होम को, यानी पुराने घरों को छोड़ दिया था और नए निवास को क्या किए? खोजे। 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism। और 90 लाख लोग जो थे डर से, धर्मांधता के डर से पाकिस्तान छोड़ करके भारत में आ गए थे। They were poor people to start with, they were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings। और जब प्रारंभिक अवस्था में जब वो भारत में आए थे, तो जब वो पाकिस्तान छोड़कर आए थे तो आरंभ में ये लोग बहुत गरीब थे। अपनी लंबी और पैदल यात्रा पर चलते हुए यह लोग और गरीब हो गए थे, क्योंकि जो कुछ भी वे ला सके थे वह केवल थोड़ा सा खाना था और थोड़ी सी चीजें थी, वह उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। Soon they were out of food, और जल्दी ही वे भोजन विहीन हो गए, यानी कि उनके पास अब भोजन नहीं था। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell। और कुछ दिनों बाद जब वे चले, जब अपनी यात्रा स्टार्ट किए, तो भूख की कमजोरी थी उनके, बहुत कमजोर हो चुके थे, और कमजोरी के कारण वो जो है सड़क के किनारे गिरना शुरू हो गए, यानी गिरने लगे, कमजोरी के कारण गिरने लगे। और जहां पर भी वो गिरते थे वहीं पर
उनकी मृत्यु हो जहाँ गिरते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी। द चिल्ड्रेन से सेलिंग बास्केट्स वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजीज, और जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे उन्हीं शरणार्थी लोगों के बच्चे और बच्चियाँ थे, बेटे और बेटियाँ थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already over covered. और ये जो थे या तो उनके माँ बाप थे या रिश्तेदार थे जो शहरों में इकट्ठे हो गए थे। छोटी छोटी खुली दुकानें लगाकर और साधारण सी सिंपल सी वस्तुएं बनाकर वे लोग पहले से ही बेहद भीड़ भाड़ वाले बाजारों में उन्हें बेच कर अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे, चेष्टा कर रहे थे। They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. कपड़े या घास के बने हुए छायादार स्थानों में वे लोग रहा करते थे, जिनकी पंक्तियां गलियों में लगी हुई थी, यानी गलियों में लाइन लगी हुई थी। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. इन शरणार्थियों में से जो किसान थे वे तो थोड़े में ही गुजारा करने के लिए उनकी आदत थी, क्योंकि एक किसान की यानी खेती करने वाले की वार्षिक आय औसतन $100 से अधिक नहीं होती, $100 से जो है अधिक नहीं होती है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents a day और लेस देन $2 a week, और एक औसत दर्जे का जो अकुशल मजदूर होता है 30 सेंट प्रतिदिन या $2 से कम प्रति सप्ताह कमाता है, उससे ज्यादा वो नहीं कमाता है। There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse and milk, perhaps a bit of goat cheese. कह रहे हैं कि इन्हें एक दिन में एक बार का भोजन, जिसमें एक प्याज, रोटी का एक टुकड़ा, दूध के साथ एक कटोरी भर दाल और शायद बकरी के दूध का ही थोड़ा पनीर भी प्राप्त होता है, इससे अधिक कुछ प्राप्त नहीं होता है। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट्स, नहीं कोई चाय, कॉफी, घी, तेल, मिठाई या मांस का कोई भी बात तक नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत ही कम में उनकी गुजारा होती थी। $100 a year is not $2 a week, yet even that small amounts is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. प्रतिवर्ष यानी हर साल $100 के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते थे, तो भी जो लोग इन टोकरियों को भी खरीदने के लिए धन नहीं रखते, उन लोगों को ये टोकरियां बेचकर इतनी छोटी सी रकम कमा लेने में भी एक कठिन काम था। यानी छोटी रकम कमा लेना बहुत ही कठिन काम था। That no doubt is the reason this little children descended on me like locusts. निस्संदेह यही कारण था कि ये छोटे छोटे बच्चे जो थे टिड्डियों की भांति मुझ पर टूट पड़े। I am in American, मैं एक अमेरिकन हूँ। ऐसा उनके मन में था कि was doubtless the most promising market they had seen. उनके लिए मैं अमेरिका का निवासी था। अब तक देखा गया निस्संदेह सबसे अच्छा ग्राहक था। वो मेरे को देख करके उनको लगा कि हाँ, ये धनी मनी है तो ये हमारे सामान को खरीद सकता है। I bought one teeny basket for a few anaj, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few fans for an anna, or 2 apiece. और करें कि मैं एक छोटी सी टोकरी कुछ आनों में, दूसरी टोकरी फलों के लिए कुछ अधिक में, रद्दी कागजों के लिए एक सुंदर टोकरी $1 में ली, सिलाई का सामान रखने के लिए
एक छोटी सी प्यारी सी टोकरी 1 रुपये में, और एक दो दो आने के प्रति पंखे के हिसाब से कुछ थोड़े से पंखे खरीदे, कुछ थोड़े से क्या किए, कुछ थोड़े से जो है वे पंखे भी खरीदे। माई arms were filled and I had not spent 50 cents। और मेरी बाहें जो थी उन सामानों से जो है भर गई थी, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे, 50 सेंट भी वो नहीं खर्च किए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शॉटिंग दियर वेयर्स। अपने अपने सौदों को लेकर के, अपने अपने सामानों को लेकर के आवाजें लगाते हुए बच्चे आते और चले गए, बच्चे आते थे और चले जाते थे, क्योंकि उनकी बाहें जो थे पूरी तरह से भर गई थी। आई वॉज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनएबल टू मूव। मैं एकदम असमर्थ था, कैदी के भांति असमर्थ था, मैं आगे नहीं बढ़ सकता था, मैंने पूरी तरह से घिरा हुआ, मैं आगे बढ़ने में क्या था, बिल्कुल असमर्थ था, एक कैदी बना हुआ था। और The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me। करे सबसे अधिक मेहनती तथा जोर देकर माल बेचने वाली, यानी सामान बेचने वाली मेरे ठीक सामने खड़ी हुई एक 9 वर्ष की सुंदर सी लड़की थी। वो लड़की कैसी थी, सुंदर थी और 9 वर्ष की थी। She had a lovely basket with a handle and she wanted a rupees and a half for it, or about 30 cents। उसके पास एक हैंडल वाली एक प्यारी सी टोकरी थी, वो उसके लिए 1.5 रुपया लगभग 30 सेंट मांगती थी। She was an earnest pleader। उसकी याचना में बड़ी लगन थी, यानी बहुत ऐसा मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी जिससे लग रहा था कि मतलब अभी कोई खरीद ले। There were tears in her eyes। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। She pleaded and begged in tones that would wring any heart। उसने जिस स्वर में याचना की, विनती की, उनसे मेरा हृदय क्या हो गया, एकदम द्रवित हो गया। उनका हृदय जो था, लेखक कह रहे हैं कि मेरा हृदय क्या हो गया था, एकदम द्रवित हो गया था। माई आर्म्स वर फुल। मेरी बाहें भरी हुई थी, यानी सामान इतना ज्यादा खरीद लिए थे कि उनके पास जगह नहीं था रखने के लिए। आई हैड नो रूम। आई लेफ्ट along एनी नीड फॉर another बास्केट। करें कि आवश्यकता का तो प्रश्न ही नहीं, आवश्यकता का कोई प्रश्न ही नहीं, किसी दूसरी टोकरी के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं था। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। अपनी बाई बाह पर अपनी टोकरियां एवं पंखे साधती हुए मैंने अपने कोट की दाहिनी जेब में हाथ डाला, अपनी कोट की दाहिनी जेब में हाथ डाला। आई रिच्ड इनटू माय राइट कोट। मैं अपने राइट कोट के जो है, कोट के दाहिनी पॉकेट में क्या किया, हाथ डाला। एंड गॉट 100 ऑफ चेंज। और जब वो अपने कोट के दाहिने पॉकेट में जब हाथ डाले तो उसमें से कह रहे हैं कि एक मुट्ठी रेजगारी निकाली। क्या निकाले, एक मुट्ठी जो है रेजगारी निकाले, जो फुटकर पैसे होते हैं वह जो है निकाले। Perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me। जब वो एक मुट्ठी पैसा निकाले, सब मिलाकर शायद वो 15 सेंट होंगे, और उसे उस टोकरी में डाल दिया जो वह नन्ही सी बालिका मेरे सामने याचनापूर्ण ढंग से अपनी टोकरी लिए हुए खड़ी थी। I tried to explain that I could not buy the basket। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं और अधिक नहीं खरीद सकता, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि but extended the gratuity as a substitute। किंतु उनके स्थान पर कुछ उपहार दे रहा था। I realized at once what offense I had given।
मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैंने क्या अपराध कर बैठा। आई दिस चाइल्ड ऑफ 9 dressed in rage and on the edge of starvation raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. मैंने तुरंत यह अनुभव किया, मुझे महसूस हुआ मैं क्या अपराध कर बैठा। 9 वर्ष की इस बालिका ने तो जो चिथड़े हुए कपड़े पहनी हुई थी, भूखमरी के कगार पर थी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, टोकरी में हाथ डाला और एक परिपक्व महिला की भांति, यानी सम्राट महिला की भांति पूरे गर्व और शान के साथ मुझे पैसे वापस कर दिए। There was only one thing I could do. अब मैं केवल एक ही काम कर सकता था। I bought the basket. मैं उसकी टोकरी खरीद ली। She wiped her eyes. वो अपनी आंसू पोंछी। Smiled and dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. वह लड़की जो थी अपने आंसू पोंछ ली, मुस्कुराई तथा घास की किसी झोपड़ी में जाने के लिए प्लेटफॉर्म से तेजी से दौड़ती हुई चली गई, जहां पर उस रात उसके पास कम से कम 3 सेंट तो होंगे ही। मतलब उधार में वो नहीं लेना चाहिए, वैसे ही झूठ मूठ में पैसा नहीं लेना चाहिए, वो अपनी टोकरी बेचकर ही पैसा ले गई। आई टोल्ड दिस स्टोरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम आई वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। मैंने उन्हें बताया कि यही एक कारण था जिससे मुझे भारतवर्ष से प्रेम हो गया था। द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. जो लोग मैंने भारत में देखे, उन्हें चाहे वे गांव में हो या ऊंचे पदों पर हो, गर्व तथा अच्छे व्यवहार, सद्व्यवहार और नागरिकता के प्रति एक जीवंत भावना और दोनों का समावेश पाया। They also had a passion for independence. उन्हें स्वतंत्रता के लिए तीव्र भावना भी है। This beautiful child born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manner, had given me a glimpse of the warm soul of India. यह सुंदर सी जो लड़की थी, बालिका थी, जो गंदे स्थान और गरीबी में पैदा हुई थी, निर्धनता में पैदा हुई थी, जो व्याकरण के नियम, सद्व्यवहार दोनों में अशिक्षित थी, दोनों मुझे पता नहीं था, मुझे भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखा गई। भारत की स्वाभिमानता को दिखा गई।